एवरीवन, मेरा नाम आशी है और मैं आज से आपकी संविधान की क्लास लेने वाली हूँ। आपको बता दूँ, आज से हम स्टार्ट करने वाले संविधान की प्रस्तावना, जो कि प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हम इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर जो एग्ज़ाम है सबकी दृष्टि से ये जो चैप्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। उसके लास्ट में जो भी क्वेश्चन हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो है प्रस्तावना या उद्देशिका, इसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और उसी जो उद्देशिका है, इसी को जो क्या कहते हैं इसको, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप माना जाता है। जो विकसित रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है। और इसमें निहित आदर्शों और मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। मतलब जो भी है उद्देशिका में जो सारा कुछ दिया हुआ है वो संविधान की जो आदर्श हैं, जो मूल स्वीकृति है वो इसी के आधार पर हैं। जो उपबंध संविधान में हैं वो इसी के आधार पर बनाए गए हैं। तो उद्देश्य, प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। आप इसको नोट करते जाइए। जैसे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को, और यही जो है इसे उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप माना जाता है। इसे किसने? पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना, इसको देखिए, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कभी कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं प्रस्तावना से। तो इसमें दिया हुआ है, हम भारत के लोग। कौन? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जिसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार का न्याय हमें इसमें दिया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये याद रखना है हमें। कितने प्रकार का न्याय इसमें दिया गया है? इसमें हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। और इसमें हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। इसमें हमें समता अर्थात समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें प्रदान की गई है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ये डेट याद रखनी है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949। इसमें मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है सारी चीज़ें। इसमें जो उद्देशिका में चीज़ें दी गई हैं, हमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। इसमें हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये भी स्वतंत्रता याद रखनी है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें हमें समानता का भी दर्शन दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमें दी गई है। इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भी संकल्पित होकर हमने आज जो तारीख है उसमें संविधान में दी गई है 26 नवंबर 1949। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तारीख है, इसको याद रखना है। चलिए आगे। इसमें अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे:
तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? इसमें एक तो जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पंथ निरपेक्षता लिख लीजिए। देखिए ये मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है, आप लिख लें कि इसमें पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है। तो उसको आपको क्या करना है कि पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है और समाजवादी जोड़ा गया है और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो हमें इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है इसमें, ये भी याद रखना है आपको। प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है और ना ही संविधान सभा द्वारा स्वीकृत और राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक उद्घोषणा भर है। वस्तुतः ये कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसमें प्रस्तावना की उपयोगिता अनेक प्रकार से है। इसमें हमें बताया गया है कि प्रस्तावना किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। अब संविधान के स्रोत का परिचय, हमें परिचय देना है। तो प्रस्तावना बताती है संविधान का स्रोत। यहाँ प्रस्तावना अपने को क्या बताती है? ये बताती कि हमारा संविधान का स्रोत कहाँ से है? हाँ, भारत के लोगों से है, अर्थात भारत की जनता। प्रस्तावना की शुरुआत में ही प्रयुक्त वाक्यांश में आपने देखा होगा कि इसमें हमने पढ़ा है अभी कि हम भारत के लोग, ये देखिए यहाँ पहले ही दिया हुआ है हम भारत के लोग। तो भारत को एक संपूर्ण प्रवृत्ति, तो कौन है? प्रस्तावना संविधान का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, भारत की जनता, संविधान का स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है? इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका की नीतियाँ प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप ना हो तो क्या प्रस्तावना में लिखित जो विचार हैं वो न्यायालय में प्रवर्तित या इन्फोर्स कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। तो हम इसको पढ़ते हैं आगे। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया इस प्रयोजन की पूर्ति करता है। यह वाक्यांश भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को भी प्रस्तुत करता है। मतलब जो हमारा डेमोक्रेटिक पार्ट है उसको भी क्या कर रहा है, ये जो वाक्यांश है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये इस पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि ये विवाद भी है कि क्या सचमुच हमारे संविधान का स्रोत भारत की जनता है। तो कुछ लोग इसके विरोध में भी थे और कुछ इसके पक्ष में भी थे। जब संविधान सभा के सदस्यों का चयन हुआ तो जनता द्वारा उसको वयस्क मताधिकार के माध्यम से नहीं हुआ था, आपको पता होगा ये। तो इसलिए हम भारत के लोग वाक्यांश अपने अर्थ को निश्चित तरीके से सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि जो संविधान सभा का जो चयन हुआ वो जनता के वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ है। तो उसमें ये बताएगा कि हम भारत के लोग जो वाक्यांश है वो न्योचित नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों ने तो पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार के तहत कराया ही नहीं था सदस्यों का चयन। तो उसमें लोग कहते हैं कि ये न्योचित नहीं है, ये सिद्ध नहीं कर पाता है वाक्यांश। तो संविधान सभा जो थी ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम एक्ट द्वारा निर्मित हुई थी, इसलिए इसे लोक समर्थन हासिल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन बाद में हासिल किया है, तो हम इसको मान सकते हैं। वस्तुतः यह मतभेद व्यवहारिक रूप से निरर्थक है। कहते हैं ये कि ये जो मतलब मतभेद है कि भारत के लोग की जो जनता का जो हम मानते हैं कि ये स्रोत है, तो वो कहते हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं कि मानते हैं कि है स्रोत, कुछ कहते हैं नहीं है स्रोत। तो वो कह रहे हैं कि ये जो व्यवहारिक रूप है वो निरर्थक है, ये मतभेद का जो व्यवहारिक रूप है वो निरर्थक है। पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंत में स्वीकार किया गया था, ठीक है। आप सबको पता ही है कि उस प्रस्तावना को जो है संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी हमारे उसके अंत में ही स्वीकार किया गया था। तो उस समय भारत और अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो, जब भारत अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिकार या नियंत्रण से मुक्त हो चुका था, मतलब सारी चीज़ों से मुक्त हो चुका था वो। दूसरे, चाहे संविधान सभा का चयन वयस्क मताधिकार से ना हुआ हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वाधीनता आंदोलन के सभी
सभी महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल थे, और यदि चुनाव होता भी तो जनता प्रायः उन्हें ही चुनती, क्योंकि उनकी जो बहुत ज़्यादा वो मतलब उन्होंने अपनी वो है बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा लिया था सभी लोगों ने। तो उनका मतलब अगर नहीं भी, अगर चुनाव होता भी तब भी वो अपना जो है सिद्ध कर देते कि हम ही चुने जाते। और तीसरा इसमें एक चीज़ और है कि संविधान निर्माण के बाद व्यवहारिक तौर पर स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय राज्य में संप्रभुता की वास्तविक हकदार जो है वो जनता ही है, और वर्तमान में इस वाक्यांश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मतलब जो भारतीय राज्य में जो संप्रभुता है, जो समानता है, जो और चीज़ें पंथनिरपेक्ष है, तो हम हर एक चीज़ में कह सकते हैं कि इसका जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, तो इन सब का एक ही मतलब है कि इसकी जो हकदार है जनता ही है। व्यवहारिक रूप से हम कहेंगे कि वास्तविक हकदार जो है वो जनता ही है। इसलिए ये जो वाक्यांश दिया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये गलत नहीं है, ये सही है कि जो है हमारे इसके जो हमारा है संविधान, इसका जो स्रोत है, संविधान का जो स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं, भारत की जनता ही है, और जो भी भारत की जनता के लिए संविधान ने दिया है इसकी हकदार भी भारत की जनता ही है। तो इसका ये वाक्यांश गलत नहीं है, और इसमें जो मतभेद था इसको भी मतलब लोगों ने ठुकराया फिर और कहा कि नहीं, ये मत गलत है। ठीक है। भारतीय, अब हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रगति। हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, जो हमारा मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसका नेचर कैसा था, प्रकृति का परिचय हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हमारा कैसा है, जो इंडियन पॉलिटी है हमारे, उसका नेचर क्या था। तो प्रस्तावना बताती है हमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रगति क्या है, और प्रस्तावना के जो 5 शब्द हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे जो राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति और उसका नेचर क्या है। तो हम आइए जानते हैं इसमें। देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहला जो है वो हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको आप देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसका अर्थ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत, जो कि हमारा देश है, अपने आंतरिक और विदेशी मामले, जो उसके आंतरिक, जो अपने भारत के अपने राष्ट्र के अंदर के जो मामले हैं, और विदेशी जो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसके विदेशी संबंध हैं, उनमें कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। वो किसी भी अन्य राष्ट्र के दबाव में नहीं है, किसी भी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब जो ब्रिटिशर थे, तब वो सारे डिसीजन भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी डिसीजन थे वो कौन लेते थे, ब्रिटिशर लेते थे। लेकिन अब जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके सारे निर्णय कौन लेगा, भारत लेगा। उसके चाहे आंतरिक हों और विदेशी संबंध हों, उनके निर्णय का अधिकार सिर्फ भारत को है, और वो किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इस संबंध में हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रकुल का सदस्य बनने पर यह प्रश्न उठाया गया था कि भारत संप्रभु देश है या नहीं। जब कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने पर भारत जब सदस्य बना, तब उसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि भारत संप्रभु है या नहीं। तो इसका हमने ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ तक, तो ये कभी कभी मेंस में भी पूछ लेते हैं। तो इसको हमें संपूर्ण, ये ना शब्दावली है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तो गणराज्य, तो ये शब्दावली डायरेक्ट मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है क्या कि भारत जो है वो भारत संप्रभु देश है या नहीं है। तो इसमें क्या किया गया था कि जब जिस तरह आयरलैंड ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर ब्रिटिश राष्ट्र को, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, वैसा भारत ने नहीं किया था। मतलब क्या किया था भारत ने कोई एक्ट बनाकर शो नहीं किया था कि हम मतलब ब्रिटिशर से अपने संबंध समाप्त कर लिए थे। इन्होंने तो कर लिए थे आयरलैंड, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। कब तक? 1956 तक बना रहा। किंतु भारत ने संविधान को लागू करने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को खुद को गणराज्य घोषित किया।
जिसका क्या अर्थ है, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता है और भारत का राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति भी जनता से ही निर्वाचित होगा। उन्होंने क्या किया, भारत ने क्या किया था, भारत ने जब अपना संविधान लागू किया, जब संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसने खुद को गणराज्य घोषित कर दिया था और उसने क्या कहा था, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता है और भारत का राज्य अध्यक्ष जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट किसको माना गया है यहाँ, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भी जनता में से ही निर्वाचित होगा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लंदन में अप्रैल 1949, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे यहाँ से ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा भारत है, अप्रैल 1949 में नेहरू ने क्या, लंदन में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन जाने के बावजूद राष्ट्रकुल का सदस्य बना रहेगा। भारत राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखता है। भारत कौन है, राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखता है, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। भारत ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर स्वीकार करता है और प्रतीकात्मक रूप में ही स्वीकार करता है। उसकी यह शक्ति भारत गणराज्य के आंतरिक मामलों पर लागू नहीं होगी। मतलब उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया था, नेहरू, जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने लंदन में अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के जो मतलब प्रधानमंत्री ये जब गए प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में, तो उन्होंने वहाँ पे ना घोषणा कर दी थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। उसका जो हेड होगा, जो राज्य का स्टेट का हेड होगा, वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उन्होंने ये बता दिया था और भारत राष्ट्रकुल को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखता है और ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। और उन्होंने ये भी बता दिया कि ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर स्वीकार करता है और उसकी यह शक्ति भारत गणराज्य के आंतरिक मामलों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने ये स्पेसिफिक कर दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन ना सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं और साथ में ही उदाहरण भी दे सकते हैं कि जो आयरलैंड है, उसने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर ब्रिटिश राष्ट्रकुल से अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया था। और पाकिस्तान ने 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत ने संविधान को लागू करने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को खुद को गणराज्य घोषित कर दिया था। और जब पंडित नेहरू लंदन में अप्रैल 1949 में गए, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा कर दी थी और उन्होंने भी एक्सप्लेन कर दिया था कि भारत ब्रिटिश सम्राट को सिर्फ राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में और सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर स्वीकार करता है। मैं इस जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है संपूर्ण प्रवृत्ति संपन्न, इस पे जोर क्यों दे रही हूँ, आपको क्यों समझा रही हूँ, इसलिए क्योंकि इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, यूपीएससी के मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको जोर दे रही हूँ कि आप लोग इसको लिखें। और आप ये ना, जो ये उदाहरण मैंने दिए हैं, ये जो बताया है कि नेहरू ने कैसे अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में ये बात स्पेसिफिक की थी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, समाजवादी। इसका क्या अर्थ है, भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना। इसका अर्थ होता है भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। ध्यातव्य है कि समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। हमने अभी आगे पढ़ा है, आपने देखा होगा, अभी हमने यहाँ आगे पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ देखिए, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था समाजवादी 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा 1976 का जो हमारा 42वां संविधान था, संविधान संशोधन था, उसके तहत हमने क्या समाजवादी शब्द जोड़ा था। जबकि आप देख रहे हैं कि जो हमारी मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं था ये शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो इसमें जो हमने समाजवादी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है समाजवादी, उसमें ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको आपको याद रखना है। और कौन से दो शब्द और जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए
इसमें क्या है समाजवादी, इसका अर्थ क्या होता है? भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो संरचना है, वो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। समाजवादी शब्द क्या था? संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? पंथनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो तीनों शब्द को याद रखना। अभी तक जो हमारा संशोधन हुआ है प्रस्तावना, वो एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए, भारतीय समाजवाद यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग है। जो भारतीय समाजवाद पे यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग है और अपने खास ढंग का है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ, जो हमारा भूतपूर्व सोवियत संघ था, वहाँ से हमने इसको या अन्य साम्यवादी राज्यों की तरह निजी संपत्ति व निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन नहीं करता है। ये मतलब इसमें ये बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को ये हटाता नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। मतलब इकोनॉमिक जस्टिस करता है हमारा समाजवाद। जो हमारा समाजवाद है, भारत का जो समाजवाद है, वो किस पे बल देता है? आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। इस दृष्टि से इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। अपने जो भारत का समाजवाद है उसको लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। इसके अलावा यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। जो हमारा समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है, जो उनका संघर्ष था, उसके संघर्ष को ये अस्वीकार करता है और अहिंसक नीतियों के माध्यम से ही समाजवाद की उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो अहिंसा पे बल देता है, अहिंसक नीतियों के माध्यम से ही समाजवाद को उपलब्ध करना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक इसमें वो भी है कि एक हमारा विवाद था, सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जो है DS नकारा केस है। तो इसमें DS नकारा, सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 में मामले में स्पष्ट किया था कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। इस व्याख्या का निहितार्थ यही है कि हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, आय के समान वितरण और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति व उद्यमशीलता को खारिज किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास करता है। जो हमारा समाजवाद है वो वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, आय के समान वितरण और अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। तो 1991 में क्या हुआ था? भारतीय राज्य के समाजवादी ढांचे में गंभीर परिवर्तन देखा गया था। इस वर्ष क्या आर्थिक नीति और अंतर्गत निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण पर काफ़ी अधिक बल दिया जाने लगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी हद तक जुड़ चुकी थी और समाजवादी दलों तथा चिंतकों का आक्षेप था कि अब भारतीय राज्य समाजवादी नहीं, नव उदारवादी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा समाजवाद जो है उसने हमेशा आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर हमेशा बल दिया है और इसने हमेशा अपने सभी उद्देश्यों के लिए अहिंसक शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करके निजी संपत्ति, उद्यमशीलता को खारिज किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास किया। इसलिए हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इसी में जो 1900 सर्वोच्च न्यायालय ने जो DS नकारा बनाम भारत संघ केस था 1982 का, उसमें स्पष्ट किया था कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है और ये गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। इसलिए ये जो केस है वो इम्पोर्टेंट है और इसको हमें मेंस के आंसर राइटिंग में याद करके रखना है।
चलिए, अब जो हमारा तीसरा शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। मतलब क्या है इसका? हमारा जो राज्य है वो सेक्युलर है। हम किसी भी धर्म को, जो हमारा है, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। हमारे जो देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारा बहुत ही, हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो इसमें क्या है, पंथ निरपेक्ष 3 तरह के राज्यों से अलग होता है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ जैसे उन साम्यवादी राज्यों से अलग होता है जो धार्मिक धर्म विरोधी होते हैं और अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते। दूसरा हुआ वेटिकन सिटी जैसे उन धर्मतंत्रीय राज्यों से अलग होता है जिनमें धर्म का प्रमुख ही राज्याध्यक्ष होता है और धार्मिक ग्रंथों को ही संविधान माना जाता है। तीसरा हुआ यह है जो संविधान जैसे उन धर्म प्रवाहित राज्यों से भी अलग होता है जो एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा दे देते हैं, शेष धर्मों के नागरिकों को धार्मिक समानता की गारंटी नहीं देते। तो इन तीनों राज्यों से जो हमारा पंथ निरपेक्ष है वो अलग है। हमारे पंथ निरपेक्ष में सबसे प्रमुख पहचान यह है कि यह ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है, ना ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है और हम जो हमारे नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से भी वंचित नहीं करते। ऐसा राज्य प्रायः सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी बनाकर चलता है और सभी धर्मों को समान मानता है। हमारा जो राज्य है वो सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है तथा राजकीय कार्यों के भीतर भी धर्म के प्रभाव को अस्वीकार करता है। ऐसे राज्यों में नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके तहत न सिर्फ अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्मांतरण करने तथा किसी भी धर्म को न मानने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। राज्य विभिन्न धर्मों के नागरिकों में इस आधार पर विभेद नहीं करता है कि उनके धर्म अलग अलग हैं, उसकी निगाह में सभी नागरिक बराबर होते हैं। और ये जो है पंथ निरपेक्ष, ये कब जोड़ा गया था आप लोगों को याद ही होगा। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसको याद रखना है। 2 शब्द और जोड़े गए थे, समाजवादी भी और अखंडता भी। किंतु वास्तविक अर्थों में ये जो है पंथ निरपेक्ष वो भारत स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही लगातार पंथ निरपेक्ष रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी भारतीय नेतृत्व में यह सहमति बन गई थी कि भारतीय राज्य की प्रगति कैसी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी। यही कारण है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत की जो आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉ है जो, और अन्य कानून हैं वो धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मूल अधिकार हैं 25 से 28 तक के जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत व्यापक रूप दिया गया है इसमें। उच्चतम न्यायालय जो हमारा है उसने भी पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें निहित किया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये पंथ निरपेक्षता का है। आपको ये टॉपिक याद, ये सीधे इससे क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, तो आपको ये याद रखना है और इसको नहीं हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, इससे तो आपको बेसिक चीज़ें याद रहेंगी। अब जो हमारा जो हमारा चौथा है वो कौन सा है? अब हम लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है जैसे पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये आपको समझ तो आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो मेरे ये जो वीडियो बन रहा है इसके कमेंट बॉक्स में जब अभी चैनल पे अपलोड करूँगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको स्लो भी कर लूँगी। चलिए, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक है इसका अर्थ क्या होता है? भारतीय जो राज्य व्यवस्था शासन है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के जिस प्रकार स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है। जो हमारी राज्य व्यवस्था है, जो हमारा शासन है वो कैसा है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, ना कि राजतंत्र है। हमारे यहाँ कोई राजा का तंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी समान है हमारे यहाँ, ना अधिनायक तंत्र। या इसका अर्थ है भारत का शासन भारत की जनता द्वारा ही चलाया जा सकता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने दिया था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होगा, वैसे ही जो हमारा भारत का लोकतंत्र है वो भारत की जनता का शासन है, भारत का शासन है। भारत की जनता द्वारा ही इसे क्या चलाया जाता है, उन्हीं के द्वारा चुने हुए व्यक्ति इस पर शासन करते हैं।
भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाना संभव नहीं है। जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हैं। ऐसे लोकतंत्र को क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं और धर्म के साथ बहुदलीय देश है हमारा, इसलिए यहाँ हमारा और बहुत सारी जनता होने के कारण हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चला सकते, इसलिए हमने यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र लिया है हमारा, ठीक है। या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारतीय जनता में विद्यमान क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और नस्लीय वैविध्य को देखते हुए यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। यह लोकतंत्र क्या है, वैचारिक स्तर पर उदार लोकतंत्र है और ये कार्यविधियों का समर्थन करता है, किंतु आर्थिक न्याय के उद्देश्य के कारण ये समाजवादी लोकतंत्र के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। भारत में जो निर्वाचन आयोग के रूप में एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जो निर्वाचन प्रक्रिया को हमारे पारदर्शी बनाए रखने का प्रयास करती है और समय समय पर भारत में निर्वाचन सुधार भी होते रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रति भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? हमारे यहाँ प्रत्यक्ष जो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है और इसे समाजवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हम भारतीय जनता जो है, क्योंकि यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र इसलिए रखा गया है, हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए नहीं रख सकते यहाँ क्योंकि यहाँ जनता बहुदलीय है। हमारे यहाँ जो बहुत सारे दल हैं, तो हम जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो नहीं रख सकते हैं। चलिए आगे हम आएंगे गणराज्य पे। गणराज्य शब्द जो है रिपब्लिक, ये गणराज्य या गणतंत्र उस राज्य को कहते हैं जहाँ नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं। जहाँ का नागरिक जो है वो किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखता है। ऐसे राज्यों में राज्य का प्रमुख जो होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुना जाता है। हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता, हमारा जो राज्य प्रमुख है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। ये अमेरिका और फ्रांस की तरह नहीं है हमारे यहाँ प्रणाली। हमारे यहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है और यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इस दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ वहीं हुआ था, तब भी जब वहाँ की राज्य व्यवस्था अभी तक गणतंत्रात्मक नहीं हो सकी है। जो ब्रिटेन की स्थिति है वहाँ बताया गया है इसमें कि यह इस दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ वहीं हुआ है, तब भी वहाँ की राज्य व्यवस्था अभी तक गणतंत्र नहीं हो सकी, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन में क्राउन जो है राजमुकुट धारण करने वाले वंशानुगत राजा या रानी को ही राज्य का अध्यक्ष माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को सीधे मतलब जनता के द्वारा ही चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन जनता द्वारा ही चुना है। हमारा जो राज्य प्रमुख होता है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह नहीं है। मतलब इसके अमेरिका और फ्रांस की तरह इस प्रणाली को हमने स्वीकार किया है, ठीक है। आगे हम संविधान के उद्देश्यों का परिचय देंगे। पहला उद्देश्य क्या है, जनता को सामाजिक आर्थिक जो हमारे हैं, आगे हम इस पे आएंगे। चलिए इसमें है पहला उद्देश्य जो है, हम इसमें देखें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव, संविधान के उद्देश्यों का परिचय जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला उद्देश्य क्या है, हमारी जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। जहाँ न्याय शब्द का क्या अर्थ है, कानूनी न्याय ना होकर वितरण न्याय से है कि जो न्याय का व्यापक रूप है, इसका अर्थ है समाज में जो आर्थिक संसाधन है, राजनीतिक शक्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, इन सब का उपलब्ध उनका वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मतलब कोई गलत तरीके से नहीं। इसमें न्याय शब्द से हमारे यहाँ ये अभिप्राय किया गया है कि जनता में जो आर्थिक संसाधन है वो समान रूप से वितरण हो, भेदभाव ना किया जाए। सामाजिक न्याय क्या कहता है, सामाजिक न्याय कहता है कि समाज के जो वर्ग सामाजिक
सामाजिक कारणों से मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देना, अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों, SC ST के जो व्यक्ति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको आरक्षण प्रदान करना चाहिए। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की समान धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय देना चाहिए। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए जो सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उनका वितरण इस प्रकार होना चाहिए। समाज का सामान्य नागरिक भी उनमें भागीदारी कर सके। जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसमें भागीदार नहीं हो सकता, या फिर अमीर व्यक्तियों का ही प्रभुत्व हो हमारी पॉलिटिक्स में। तो इसमें ये कहा गया है कि राजनीतिक न्याय भी उपलब्ध हो। वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए भी राजनीतिक आरक्षण दिए जाएं। जैसे आदिवासी समाज है तो उनको भी आरक्षण दिया जाए, सब में समान वितरण हो, सीटों का बंटवारा भी समान हो। तो इसमें ये राजनीतिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या कहता है? आर्थिक न्याय क्या कहता है कि समाज की कुल संपदा जो सोशल वेल्थ है ऐसा वितरण हो कि समाज के समस्त जो आर्थिक संसाधन हैं वो किसी छोटे से वर्ग तक सीमित ना रह जाए। ये विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर में कम से कम मजदूरों की कार्यदशाएं ऐसी ना हो कि उनका शोषण हो। मतलब हम भारत देश में जो आर्थिक संसाधन हैं वो किसी एक छोटे से वर्ग तक होकर ना रह जाए कि उन्हें उपलब्ध हों, और हमारा जो बहुत बड़ा देश है उसमें लोगों को ना मिले। तो इसमें ये कहने का ये है कि कुछ वर्गों तक ही सीमित ना हो कि उन्हीं तक पहुँच हो। मतलब देश के हर व्यक्ति तक, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब तक ये जो हमारी संपदा है, जो आर्थिक संसाधन है, वो पहुँच सके। और ये कहते हैं कि मज़दूरों जैसे वर्किंग कंडीशन है, मज़दूरों की कार्यदशाएं हैं तो उनका शोषण ना किया जाए, श्रमिक मजदूरी दी जाए उनको प्रॉपर, और उनके साथ जो काम करने के घंटे हैं वो भी सुनिश्चित किए जाएं। जैसे मनरेगा कार्यक्रम में हमने देखा है, तो मनरेगा कार्यक्रम में आर्थिक न्याय के आदर्श को ही साधने के प्रयत्न किए गए हैं। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें ये किया गया है कि जो हमारे मज़दूर हैं उनको नियमित मज़दूरी दी जाए, उनको काम के घंटे सुनिश्चित किए जाएं, उनका शोषण ना हो किसी तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। अब दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है? स्वतंत्रता। हमारा दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता है। जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता के यह आदर्श मूलतः हमने फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। और इसका जो हमने ये स्वतंत्रता ली है ये कहाँ से ली है? ये हमने ली है फ्रांस की क्रांति से। जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी तभी से हमने स्वतंत्रता का उद्देश्य लिया था। इस पर कुछ वैचारिक प्रभाव अमेरिकी संविधान का भी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है जितनी बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके। स्पष्ट इसमें किया गया है कि स्वतंत्रता सीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 में इन स्वतंत्रताओं के उल्लेख के साथ साथ युक्तियुक्त निर्बंधों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब जो है हमारे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो हमने इसमें दिए हुए हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, अपराध को भड़काने, किसी की मान हानि करने या अदालत की अवमानना करने से संबंधित भी हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता भी अत्यंत व्यापक रूप से दी गई है, जिसके तहत हमने क्या किया है कि व्यक्तिगत जो हमारे अपनी रुचि और आस्था के अनुसार किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने और स्वतंत्र रहने की भी स्वतंत्रता दी हुई है, जो 25 से 28 के तहत प्रावधान किए गए हैं। जो तीसरा उद्देश्य है हमारा वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराना। हमारे देश में क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी व्यक्ति और समूह के पास विशेषाधिकार ना हो, किंतु इसका यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसका व्यापक या सकारात्मक अर्थ यह है कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियाँ मिलनी चाहिए कि वह मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुँच बना सके। मतलब कोई अमीरी और गरीबी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर और समान पहुंच होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानताएं हैं। समानता का अधिकार उसके तहत जिनमें विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं? धर्म, लिंग आदि आधारों पर समानताओं का निषेध हो।
15 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और 17 कहता है उपाधियों का अंत। 18 जैसे प्रावधान प्रमुख है इसमें। इसके अलावा जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत भी पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 जो हमारा है आर्टिकल उसमें दिए हुए हैं प्रावधान भी समानता के आदर्श जो है उसकी उपलब्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा तीसरा उद्देश्य है उसमें 14 से 18 जो समानता का अधिकार है वो हमें बताता है कि किस प्रकार व्यक्तियों में समानता होनी चाहिए। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भी अनुच्छेद 39 हमें ये बताता है कि समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। मतलब भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। जो चौथा है बंधुत्व, इसकी भावना का विकास करना। मतलब बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। इसकी गूंज पूरे विश्व में फैली हुई थी और जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसे महत्व दिया और प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया था। चूँकि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना का काफ़ी ह्रास हुआ और धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी हो गया। जैसे कि हम देखते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो हमारा बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर ही हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर हम की भावना लाना। इसलिए बी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है का समुचित विकास हो सके। यही कारण है कि प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता क्या के बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसमें साफ किया गया है कि व्यक्ति की गरिमा से आशय है कि रूढ़िवादी तथा परंपरावादी किस्म की उस बंधुता से बचने की ज़रूरत है जो व्यक्ति की गरिमा और स्वाधीनता को अस्वीकार करती है, उसे समुदाय के दबावों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करती है। इसमें क्या गया है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए निर्धारित करता है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। मतलब व्यक्ति को एक जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान होना चाहिए हर व्यक्ति को। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि एक आपको जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो प्रदान हो। दूसरी ओर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता से तात्पर्य है कि एकता या बंधुता राष्ट्र विरोधी भावना पर आधारित होती है, उससे बचने की ज़रूरत है हमें। और ये बंधुता वांछनीय है जो देश की एकता को मजबूत करती हो। उदाहरण के लिए जैसे ये बताया गया है कि हरियाणा राजस्थान की जो खाप पंचायतें में दिखाने वाली एकता अथवा उत्तर भारतीयों के विरोध में महाराष्ट्र में उभरने वाली एकता वांछनीय नहीं है, क्योंकि इनमें से पहले व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है और दूसरी राष्ट्र की एकता के खिलाफ। तो इसमें बंधुत्व के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए जो हमारा अनुच्छेद 51 का है द्वारा संविधान में शामिल जो मूल कर्तव्य हैं उसमें इसीलिए उन्हें शामिल किया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक है उसका क्या कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। इसलिए इसमें हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनमें साफ साफ बताया गया है कि जो हमारी वो है बंधुता है, लोगों में समानता की भावना हो, समान भ्रातृत्व की भावना हो। तो ये जो है चौथा जो उद्देश्य बंधुता वाला है, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इसको ना ठीक से पॉइंट नोट करें। आगे हम कुछ और टॉपिक हैं, जैसे इसमें बताया गया है संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। तो प्रस्तावना का एक अन्य उपयोग भी है, जहाँ कहीं भी संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ निर्धारित करना कठिन होता है वहाँ वह मददगार होती है। जैसे 1960 का जो बेरूवारी यूनियन मामला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, इसको नोट कर लीजिए आप। बेरूवारी यूनियन मामला 1960 में हुआ था और ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। वह संविधान की कुंजी है और जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होती है वहाँ उसके अर्थ के निर्वचन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। इसमें ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हमें ये याद रखना है। बेरूवारी यूनियन मामला 1960 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को बताया है।
एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी उपयोगी है। प्रस्तावना की अंतिम उपयोगिता एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी है, क्योंकि यह बताती है कि भारतीय संविधान किस दिन स्वीकार तथा अधिनियमित किया गया था। ध्यातव्य है कि प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख संविधान के स्वीकृत और अधिनियमित होने की तिथि के रूप में किया गया है। देखिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर इसमें कुछ भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिए। मेरी शायद मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी जल्दी वो होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर मैं जल्दी कर रही हूँ तो मैं स्लो पढ़ाऊँगी आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम ये चैप्टर हमने पढ़ा है तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। ये क्वेश्चन आईएएस के 2020 में पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कहती है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। यह संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। यह संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है क्या का संविधान की उद्देशिका जो है कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। कोई भी विधिक प्रभाव भी भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है और कोई भी विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी नहीं है। इसमें साफ साफ है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगर अन्य भागों से वह स्वतंत्र होती है तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। तो ये है डी, इसका आंसर होगा। तो इसका आप लिख सकते हैं, इसका डी जो हमारा है, डी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है जो आईएएस 2017 में पूछा गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? जो भारत के संविधान के निर्माता थे उनका मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? ए, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति निदेशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में? तो ऑब्वियस है, उद्देशिका में ही हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अपना मत रखा था। ये आंसर होगा। तीसरा जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, तो इसका वी आंसर होगा। चौथा जो है, प्रस्तावना में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी, या दूसरा जो है, प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि हमने इसमें देखा है कि प्रस्तावना को उद्देशिका ही कहा जाता है, तो दो तो गलत ही होगा। तो इसमें से हमारे जो तीन हैं, सी एलिमिनेट हो जाएगा, वी एलिमिनेट हो जाएगा और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा ए आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा ट्रिकी हो जाइए, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हमें एलिमिनेशन की टेक्निक से ही सॉल्व करने रहते हैं। तो दो इसमें जो है ए आंसर सही होगा। जो पांचवा आंसर है इसमें ए होगा, आप इसको नोट कर लें, ए, ठीक है। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो पांचवा हमारा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ में निम्न में से क्या है? ए, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, या केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, या सी, आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या डी, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको जब पढ़ाया तब बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में जो हमारा भारत हो वो स्वतंत्र हो। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। चलिए हम 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारा जो हमारा प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, जो समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा स्वतंत्रता है, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस से हमने लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा 6 का होगा वो सी आंसर होगा, फ्रांस से लिए गए हैं।
अब 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था, संशोधनीय माना गया। बेरुवारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, आपको ये बता दूं, बेरुवारी मामले में तो ये कहा गया था, भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है, और उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की कुंजी है कौन? प्रस्तावना। जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो तो हम प्रस्तावना के द्वारा देख के उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया था। तो जो हमें पता है कि 1973 का जो हमारा केशवानंद भारती मामला है, उसमें हमारे उसमें आधारभूत ढांचे का वो दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि आधारभूत ढांचे को छोड़कर हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें प्रस्तावना में संशोधनीय माना गया था, तो इसमें केवल ए होगा। 8वां जो है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में यह कथन किसका है? तो यह कथन हमें देखना है कि ये कथन किसका है। तो ये मैंने इसमें पढ़ाया तो नहीं है, बट मैं आपके अपने अनुसार बता दूंगी। जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा था ये कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो 8वीं का आंसर ये होगा। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। तो प्रस्तावना से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। तो इसका क्या आएगा? बी आंसर होगा। जो 10वां है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो 10वां जो है हमारा, वो हमारे किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। न्याय के सभी पक्ष जो हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। 10वीं का जो है वो बी होगा। अब राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें जो हमारा है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? तो ये इसमें 11वां जो है वो, इसमें B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, समाज के प्रति लोकतंत्रता ना हो, तब तक यह क्या हो सकता है, मतलब स्थायी नहीं बन सकता। तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था, तो इसका वी आएगा। तो ये चलिए, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दी और ये चैप्टर भी पढ़ा दिया। अगर कुछ आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगी और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगी। आपको अगर लगता है तो आप साथ साथ नोट्स बनाए जाइए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और लोगों को इसके बेनिफिट मिल सकें। चलिए, थैंक यू सो मच।